क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बस एक ही जगह पर अटक गए हैं? जैसे कोई अदृश्य जंजीरें आपको आगे बढ़ने से और मजबूत आत्मविश्वासी बनने में बाधा डालती हों। अक्सर ये जंजीरें हमारी अपनी ही आदतें होती हैं। ऐसी आदतें जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। आज हम केवल बुरी आदतों पर ही बात नहीं करेंगे। हम उन्हें स्टोइक दर्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे। एक प्राचीन विचारधारा जो हमें शक्ति, शांति और अपने जीवन पर नियंत्रण सिखाती है। हम उन 10 आदतों पर चर्चा करेंगे जो आपको कमजोर बनाती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण जानेंगे कि मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस के ज्ञान और शिक्षाओं को अपनाकर उन्हें तत्काल अपने जीवन से कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले आइए इसे स्पष्ट करें। स्टोइकवाद का मतलब कठोर मुखौटा पहनना और अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह रोजमर्रा के जीवन के लिए एक व्यावहारिक दर्शन है। स्टोइक मानते थे कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसी में सच्ची शक्ति निहित है। ये दर्शन मन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो आधुनिक दुनिया की अराजकता से निपटने में मदद करता है। तो चलिए, आज हम कमजोरी की पहली और शायद सबसे आम बेड़ी को खोलते हैं। ये है शिकायत करने की आदत। पहली नजर में यह बिल्कुल हानिरहित लगती है। हम मौसम की शिकायत करते हैं, धीमे इंटरनेट की, बॉस की, या फिर शोरगुल करने वाले पड़ोसियों की। ये एक तरह का सामाजिक रिवाज बन गया है, बातचीत शुरू करने का एक जरिया। क्या दिन है आज, है ना? पर इन शब्दों के पीछे असल में क्या छिपा है? हर शिकायत, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके अपने बेबस होने का ऐलान है। जब आप शिकायत करते हैं, तो आप मानसिक रूप से अपनी मनस्थिति का नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों को सौंप देते हैं। आप खुद को एक पीड़ित बना लेते हैं। मेरा मूड खराब है क्योंकि बारिश हो रही है। मेरा दिन खराब हो गया क्योंकि किसी ने मुझसे कुछ बुरा कह दिया। आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल स्वेच्छा से दूसरों के हाथों में दे देते हैं। स्टोइक विचारक इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते थे। सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था, आप तय करें कि आपको अपमानित महसूस नहीं करना है, और आप होंगे भी नहीं। जरा इस पर गौर कीजिए। यह भावनाओं को दबाने का बुलावा नहीं है। यह इस बात को समझने का आह्वान है कि किसी घटना और उस पर आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक अवकाश होता है, और उसी जगह में आपकी असली शक्ति छिपी है। शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय स्टोइक खुद से पूछते हैं, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? मौसम नहीं बदल सकते, छाता ले लीजिए या घर के आराम का आनंद लीजिए। बॉस ने कोई मुश्किल काम दिया है, शिकायत करने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। शिकायत समस्या पर केंद्रित होती है, स्टोइक दृष्टिकोण समाधान पर। अपनी जिंदगी के निष्क्रिय टिप्पणीकार पन्ना बंद करे, इसके सक्रिय लेखक बने। ये आंतरिक शक्ति पाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली आदत जो हमसे सारी ऊर्जा छीन लेती है, वह है भविष्य को लेकर लगातार चिंता करना। हम अपने मन में किसी आपदा फिल्म के निर्देशक की तरह होते हैं। हम घंटों तक सबसे बुरे संभावित परिदृश्यों को मन में दोहराते रहते हैं, जो 90 मामलों में कभी हकीकत नहीं बनते। क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू में असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? क्या होगा अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचने लगे? यह अंतहीन आंतरिक संवाद सिर्फ एक पृष्ठभूमि शोर नहीं है, यह एक मानसिक पिशाच है। यह आपकी ऊर्जा, आपकी एकाग्रता और वर्तमान पल की आपकी खुशी को चुरा लेता है। भविष्य की चिंता करना उस कर्ज पर ब्याज चुकाने जैसा है जो शायद आपने कभी लिया ही नहीं। और यहीं पर स्टोइक हमें अपने सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का परिचय देते हैं। यह है नियंत्रण की द्विविधा, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। यह सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मूल विचार अविश्वसनीय रूप से सरल है। अपने जीवन की हर चीज को 2 श्रेणियों में बांट दें। पहली श्रेणी में वह लिखे जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, और दूसरी में वह जो आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है,
उदाहरण के लिए, आप सड़क पर ट्रैफिक जाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर से निकलने का समय नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने बॉस की पदोन्नति के निर्णय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने काम की गुणवत्ता और अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपना 100% ध्यान और ऊर्जा केवल पहली श्रेणी पर केंद्रित करें और दूसरी श्रेणी की चीजों को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करें, जैसे खिड़की के बाहर का मौसम। जैसे ही आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे, आपको एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। आपकी चिंता शांत हो जाएगी और आपका मन स्पष्ट केंद्रित हो जाएगा। आइए, अब हम एक ऐसी आदत पर बात करें जो हमारे इस डिजिटल युग में एक सचमुच की महामारी बन चुकी है, और वो है दूसरों की मंजूरी और वाहवाही बटोरने की लगातार होड़। हम अपनी अहमियत लाइक्स, फॉलोअर्स की संख्या और दूसरों की तारीफों से आंकते हैं। हम घंटों तक एक परफेक्ट तस्वीर ढूंढते रहते हैं। मैसेज में एक एक शब्द को बारीकी से जांचते हैं, इस डर से कि कहीं कुछ गलत न कह दें। हम गिरगिट की तरह हो जाते हैं जो सामने वाले को देखकर अपना रंग बदल लेते हैं। लेकिन पहचान और वाहवाही के पीछे भागने की यह होड़ कमजोरी की तरफ ले जाने वाला एक फिसलन भरा रास्ता है। क्यों? क्योंकि आप स्वेच्छा से अपने आत्मसम्मान और अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। किसी मामूली कमेंट या एक तिरछी नजर से भी आपका मूड कभी खुश हो जाता है तो कभी उदास। आप अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान नहीं रहते, बल्कि दूसरों की राय की लहरों पर डोलने वाले एक बेसहारा तिनके की तरह बन जाते हैं। ये आपको बेहद कमजोर और दूसरों पर निर्भर बना देता है। इस मामले में स्टोइक दर्शन का नजरिया पूरी तरह से अलग है। एक स्टोइक व्यक्ति केवल एक ही इंसान की मंजूरी चाहता है, और वो है खुद अपनी। वह अपने आत्मसम्मान की नींव बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी सिद्धांतों और नैतिक गुणों के मजबूत आधार पर रखता है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, प्रशंसा के योग्य होना ज्यादा जरूरी है, भले ही वह मिले ना, बजाय इसके कि आप उसके लायक न होकर भी उसे पालें। असली बात यह नहीं कि लोग आपकी तारीफ करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप वास्तव में उस तारीफ के योग्य हैं। आज से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर दें। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से यह न पूछे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि यह पूछे कि क्या यह मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है। जब आप बाहर से मिलने वाली तारीफों और तालियों की परवाह करना छोड़ देंगे और अपने अंदरूनी कंपास, आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना शुरू करेंगे, तो आपको एक अविश्वसनीय आजादी और ताकत मिलेगी। अब बात करते हैं भावनाओं की, और खासकर हमारी उस आदत की जब हम उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कोई सड़क पर अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ गया। आपकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? ज्यादातर ये गुस्से का एक झोंका होता है, हॉर्न बजाने की इच्छा होती है, या कुछ चिल्लाकर कहने का मन करता है, या फिर दफ्तर में किसी सहकर्मी ने कोई तीखी टिप्पणी कर दी, और फिर आप उस बात को दिन भर अपने मन में दोहराते रहते हैं, नाराजगी और चिड़चिड़ाहट महसूस करते हुए। बाहरी उत्तेजनाओं पर यह आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया कमजोरी की निशानी है। इसका मतलब है कि कोई भी अजनबी व्यक्ति, कोई भी घटना आपकी भावनाओं को उकसा सकती है और आपकी स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। आप परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, वे आपको नियंत्रित करती हैं। तो फिर स्टोइक्स क्या सुझाव देते हैं? वे हमें एक विराम, पॉज के महत्व के बारे में बताते हैं। एपिक्टेट्स ने सिखाया कि किसी घटना और उस पर हमारी प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक छोटा सा पल होता है। ये चुनाव करने की एक जगह है, और इसी जगह में हमारी आजादी और ताकत छिपी है। इस पल में हम या तो अपनी स्वचालित स्वाभाविक प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं, या फिर एक सचेत कॉन्शियस चुनाव कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप पर गुस्सा या नाराजगी हावी हो रही है, तो बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह घटना वाकई मेरी मानसिक शांति के लायक है?
क्या मेरी यह गुस्सैल प्रतिक्रिया समस्या को सुलझाने में मदद करेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। इस विराम को बनाना सीखकर आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना शुरू करेंगे और इसका मतलब है अपनी स्थिति को भी। और यह एक सच्ची महाशक्ति, सुपर पावर है। अब जरा आराम की बात करते हैं। हमारा आधुनिक समाज आराम के प्रति जुनूनी है। हम छोटी से छोटी असुविधा से भी बचना चाहते हैं। ज्यादा ठंड लगती है तो हीटर चला लेते हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो ऐसी। खाना तुरंत मिल जाए, जानकारी आसानी से समझ में आए और रास्ता सबसे छोटा हो। हम एक तरह के ग्रीन हाउस में जी रहे हैं और यही हमें अविश्वसनीय रूप से कमजोर बना रहा है। आराम के दायरे में लगातार रहना बिना किसी कसरत के जीने जैसा है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, सहन शक्ति घट जाती है। ठीक वैसे ही हमारी इच्छा शक्ति और मुश्किलों से निपटने की हमारी क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। जब जिंदगी हमें अनिवार्य रूप से असली समस्याएं देती है, जैसे बीमारी, नौकरी छूटना, झगड़े, तो हम उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हम टूट जाते हैं क्योंकि हमें ग्रीन हाउस जैसी आरामदायक परिस्थितियों की आदत हो चुकी होती है। स्टोइक्स स्टोइक्स इस बात को बखूबी समझते थे, इसलिए वे ऐसी चीजें करते थे जिन्हें स्वैच्छिक सुविधाएं कहा जा सकता है। ये कोई आत्मपीड़ा नहीं थी, ये आत्मा को मजबूत करने का एक अभ्यास था। सेनेका, जो रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, समय समय पर साधारण कपड़े पहनते थे, सादा भोजन करते थे और कठोर जमीन पर सोते थे। क्यों? ताकि वे खुद को याद दिला सके कि वे कठिनाइयां सह सकते हैं, ताकि वे समझ सके कि खुशी के लिए जितना लगता है उससे कहीं कम की जरूरत होती है। आपको जमीन पर सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। गर्म ठंडे पानी से नहाइए, टैक्सी लेने के बजाय पैदल चले, एक दिन के लिए चीनी या सोशल मीडिया से दूर रहे। हर ऐसी छोटी जानबूझकर की गई असुविधा आपकी इच्छा शक्ति के लिए एक पुशअप की तरह है। आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और खुद को यह साबित करते हैं कि आप अपनी आराम की चाहत से ज्यादा शक्तिशाली हैं। यह आपको और अधिक लचीला बनाता है और जीवन के असली तूफानों के लिए तैयार करता है। एक और आदत जो हमें मानसिक रूप से कैद रखती है, वह है अतीत में जीना। हम बार बार अपनी पुरानी गलतियों, शिकायतों और छूटे हुए मौकों के बारे में सोचते रहते हैं। काश उस समय मैंने कुछ और किया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर गया था। ऐसे ही सवाल मन में घूमते रहते हैं। अतीत में जीना ऐसा है मानो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लगातार पीछे देखने वाले शीशे में झांक रहे हो। आप सामने का रास्ता नहीं देख पाते, दुर्घटना का खतरा मोल लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ ही नहीं पाते। अतीत का यह मानसिक बोझ आपको पूरी तरह थका देता है। यह आपको वर्तमान के लिए ऊर्जा नहीं देता और भविष्य बनाने भी नहीं देता। आप अपने साथ पत्थरों से भरा एक भारी बस्ता ढो रहे होते हैं, जो हर कदम पर और भारी होता जाता है। स्टोइक दार्शनिकों ने इस आदत का एक शक्तिशाली समाधान सुझाया था। यह है उनका प्रसिद्ध सिद्धांत मेमेंटो मोरी, यानी अपनी मृत्यु को याद रखो। पहली नजर में यह शायद उदास या निराशाजनक लगे, लेकिन असल में यह जीवन को सबसे अधिक महत्व देने वाले सिद्धांतों में से एक है। यह समझना कि हमारा समय सीमित है हमें उस एकमात्र चीज की कद्र करना सिखाता है जो हमारे पास वास्तव में है, यानी हमारा वर्तमान क्षण। अतीत अब मौजूद नहीं है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है और वह अनिश्चित है। एकमात्र वास्तविकता अभी और यही है। खुद से पूछें, क्या इस पुरानी शिकायत को बार बार सोचने से मुझे अब भी कोई मदद मिल रही है? जवाब साफ है। अतीत को बार बार सोचने के बजाय अपनी ऊर्जा उस पर लगाएं जो आप इस पल में कर सकते हैं। गलती से सबक सीखें और उसे जाने दें। जिसने आपको दुख पहुंचाया, उसे उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए माफ कर दे, ताकि आप इस बोझ को उतार सके। वर्तमान में जिए, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो आपके पास है। एक ऐसी आदत है जिससे शायद हम सभी वाकिफ हैं। यह है चीजों को टालना, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें पता है कि एक
जरूरी फोन कॉल करना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, जिम जाना है। लेकिन हम इसके बजाय घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, सीरीज देखते हैं या कुछ बेतरतीब कामों में लगे रहते हैं। हम खुद से कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। ये समझना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा आलस नहीं होता। अक्सर इसके पीछे डर छिपा होता है। विफलता का डर, क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? आलोचना का डर, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? या फिर किसी बड़े काम को देखकर लगने वाला डर, जो हमें बहुत भारी लगता है। काम को टालकर हमें तुरंत उस डर से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में ये केवल हमारी चिंता और अपराध बोध को बढ़ाता है। इस समस्या के लिए स्टोइक दर्शन का एक समाधान है। परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सम्राट मार्कस ऑरेलियस खुद को लगातार याद दिलाते थे, जो करना है वो करो, और जो होना है वो होकर रहेगा। ये मत सोचिए कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। इस बात की चिंता न करें कि दूसरे इसे कैसे आंकेंगे। बस खुद से पूछिए, अभी मैं सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? यह नहीं कि एक किताब लिखनी है, बल्कि एक वाक्य लिखना है। यह नहीं कि खुद को फिट करना है, बल्कि 10 स्क्वैट्स करने हैं। एक बड़े, डरावने काम को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में तो ढाकर आप डर और प्रतिरोध को खत्म कर देते हैं। स्टोइक सिखाते थे कि 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। प्रेरणा या सही मौके का इंतजार मत करो, बस वो एक कदम उठाओ और फिर एक और। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने का रहस्य इंतजार में नहीं, बल्कि इसी लगातार अनुशासित कार्रवाई में है। अब जरा शब्दों पर बात करते हैं, खासकर उन्हें बेवजह बर्बाद करने की हमारी आदत पर। हम अक्सर गपशप, फालतू बातों और इंटरनेट पर बेतुकी बहसों में उलझे रहते हैं। हम दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करते हैं, ऐसे फैसलों की आलोचना करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, और बस बात को खींचते रहते हैं। लगता है कि यह सिर्फ समय बिताने का एक तरीका है, लेकिन असल में हम कुछ ज्यादा कीमती चीज को बर्बाद कर रहे होते हैं। हर बार जब आप गपशप या नकारात्मक बातचीत में शामिल होते हैं, तो आप अपने ही मन को प्रदूषित करते हैं। आप उसमें दूसरों की नकारात्मकता, ईर्ष्या और निंदा को प्रवेश करने देते हैं। ये ऐसा है मानो आपने स्वेच्छा से कूड़े के ढेर पर खाना खाने का फैसला किया हो। इसके अलावा यह आपकी सबसे कीमती ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अपव्यय है। ऐसी ऊर्जा जिसे पढ़ाई, रचनात्मकता या अपनी समस्याओं को सुलझाने में लगाया जा सकता था। स्टोइक विचारक, खासकर एपिक्टेटस, शब्दों के संयम को बहुत महत्व देते थे। उनकी प्रसिद्ध सलाह थी, केवल जरूरी बात कहो या चुप रहो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उदास या चुप्पी साधने वाला इंसान बनना है। इसका मतलब यह है कि आपके शब्दों में वजन और एक उद्देश्य होना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले खुद से पूछे, क्या इससे बातचीत बेहतर होगी? क्या इससे मुझे या मेरे सुनने वाले को फायदा होगा? क्या मैं इससे कुछ अच्छा कर रहा हूं या सिर्फ नुकसान? सचेत होकर बोलने का अभ्यास करना शुरू करें। ऐसी संगतों से बचें जहां गपशप ही मुख्य विषय हो। अगर आपको ऐसी बातचीत में खींचा जाता है, तो विनम्रता से विषय बदल दें या बस चुप रहे। आप हैरान रह जाएंगे कि आपको कितना खाली समय और मानसिक स्पष्टता मिलेगी। आपके शब्द एक औजार हैं। इनका उपयोग पुल बनाने के लिए करें, गड्ढे खोदने के लिए नहीं। आइए असफलता के उस डर के बारे में बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर करता है। सोचिए, कितने शानदार विचार कभी साकार नहीं हो पाए, कितनी प्रतिभाएं गुमनामी में खो गईं, कितने लोगों ने अपने सपनों को पाने की कोशिश किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार दी, और यह सब सिर्फ हार जाने के डर की वजह से। हम ठोकर लगने से इतना डरते हैं कि सड़क पर निकलना ही पसंद नहीं करते। यह डर हमें साधारणता के पिंजरे में कैद रखता है। हम ऐसी सुरक्षित नौकरी चुनते हैं जो हमें पसंद नहीं। हम तथाकथित स्थिर लेकिन नाखुश रिश्तों में बने रहते हैं। हम हर तरह के जोखिम से बचते हैं। हमें लगता है कि हम इस तरह खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को सबसे अहम चीज से वंचित कर रहे हैं, और वो है हमारा विकास। क्योंकि विकास तभी संभव है जहां जोखिम हो, जहां असफलता की संभावना हो।
स्टोइक दर्शन शास्त्रियों ने हमें असफलता को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलने का सुझाव दिया। उनके लिए बाधा रास्ते का अंत नहीं है, बाधा ही रास्ता है। मार्क ऑनरेलियस ने इसे इस तरह कहा था, किसी कार्य के मार्ग में आने वाली बाधा ही उस कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में रुकावट बनती है वही रास्ता बन जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी असफलता, कोई भी मुश्किल निराश होने का कारण नहीं है। यह खुद को मजबूत बनाने का एक अवसर है। कोई प्रोजेक्ट असफल रहा, बहुत खूब। अब आप जानते हैं कि कौन सी गलतियां हो नहीं दोहरानी चाहिए। क्या आपको किसी ने मना किया? बढ़िया। यह दृढ़ता और आलोचना को सहने की क्षमता विकसित करने का मौका है। किसी समस्या का सामना हुआ? शानदार। ये आपके दिमाग के लिए एक पहेली है। असफलता कोई सजा नहीं है। ये वास्तविकता से मिली सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। ये हमारा सबसे कीमती गुरु है। जब आप मुश्किलों को बाधाओं के बजाय अपनी हिम्मत को बढ़ाने का जरिया मानने लगेंगे, तो असफलता का डर बस गायब हो जाएगा। इसकी जगह उत्सुकता और रोमांच ले लेगा कि देखते हैं ये स्थिति मुझे क्या सिखाती है। और सबसे आखिर में एक ऐसी आदत जो सबसे ज्यादा कपटी है, क्योंकि ये अक्सर बिल्कुल नजर नहीं आती। यह है ऑटो पायलट पर जिंदगी जीने की आदत। सुबह उठना, कॉफी पीना, हर दिन उसी रास्ते से काम पर जाना, रोजमर्रा के काम करना, घर लौटना, कोई सीरियल देखना और सो जाना। और ऐसे ही दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते, दिन एक ही नीरस बेरंग धारा में घुल मिल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी कब बीत गई। ऑटो पायलट पर जीना एक मानसिक सुप्तावस्था है। हम घटनाओं पर एक तय ढर्रे से प्रतिक्रिया देते हैं, जड़ता से फैसले लेते हैं, खुद से जरूरी सवाल पूछे बिना। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूं? हम ऐसे ही दशकों तक जी सकते हैं और फिर एक दिन जागकर डर के मारे महसूस करें कि इतने समय से पतवार हमारे हाथों में नहीं बल्कि किसी और के हाथों में थी। स्टोइकवाद अपने मूल रूप में जागरूकता का दर्शन है। यह जागने और अपनी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथों में लेने का आह्वान है। स्टोइकों के लिए एक प्रमुख अभ्यास शाम का आत्मनिरीक्षण था। सेनेका हर शाम सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछते थे। आज मैंने अपनी कौन सी कमजोरी पर विजय पाई? मैंने क्या सही किया? मैं क्या बेहतर कर सकता था? ये आत्मग्लानि या आत्मपीड़ा नहीं है। ये आपके दिन का एक ईमानदार और शांत मूल्यांकन है। यह साधारण अभ्यास आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। ये आपको अपने कार्यों का विश्लेषण करने, अपनी आदतों को पहचानने और सचेत रूप से अपनी दिशा को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। आज शाम से ही इसे करना शुरू करें। बीते हुए दिन पर विचार करने के लिए सिर्फ 5 मिनट खर्च करें। खुद से सही सवाल पूछने की यह आदत धीरे धीरे जिंदगी के प्रति आपकी अचेतन प्रतिक्रिया को उसके सचेत निर्माण में बदल देगी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा रहस्य। ये सभी 10 आदतें शिकायत करने से लेकर बिना सोचे समझे जीवन जीने की आदत तक एक पहिए की तीलियों की तरह एक ही मूल बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही मौलिक गलती में, जिसे स्टोइसिज्म उजागर करता है। यह गलती है इस बात को गलत समझना कि हमारे लिए असल में क्या मूल्यवान है। हम अक्सर यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, पैसों पर, रुतबे पर, दूसरों की राय पर, आराम पर। और जब हमें यह नहीं मिलता तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, शिकायत करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन स्टोइक हमें बताते हैं एकमात्र वास्तविक मूल्य सद्गुण है, यानी आपका चरित्र, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रियाएं। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता। जब आप इस बात को समझ आते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आप पर अपनी पकड़ खो देती हैं। असफलता एक सबक बन जाती है, अपमान आपकी शांति की परीक्षा बन जाता है, असुविधा एक अभ्यास बन जाती है। आप किस्मत के हाथों की कठपुतली होना छोड़ देते हैं और अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। इन आदतों से छुटकारा पाना कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक दैनिक अभ्यास है, कमजोरी की बजाय ताकत का एक सचेत चुनाव है। यह एक ऐसा रास्ता है जो जीवन की उथल पुथल को एक व्यवस्थित और तालबद्ध नृत्य में बदल देता है।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करके सपोर्ट करें और ज्ञान के नए पाठों को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए एक सवाल, इन 10 आदतों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा अपने जैसी लगी? और आज आप कौन सा स्टोइक उपकरण आजमाने वाले हैं? कमेंट्स में लिखें। आइए इस पर साथ मिलकर चर्चा करें।